हम उस चीज़ को पा सकते हैं तो जो हमारा एम्स है। और अंत में थोड़ा 10-15 मिनट हम आपको साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो कि हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक एटीट्यूड केवल साइंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन में कुछ भी काम करना चाहें अच्छे तरीके से, तो उसके लिए एटीट्यूड आपको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से अच्छा मौका है कि अगर आप इस बात को रियलाइज़ कर लें और अपने अंदर लाने की कोशिश करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो DST इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में तो बात हुई। अच्छा, तो जो सुपर कंडक्टर्स मटीरियल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सुपर कंडक्टर मटीरियल्स में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उनका रेजिस्टेंस जो है जीरो। तो हमने आपको ये बताया कि ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जीरो जो है हर टेम्परेचर पे होता है। आपको इनको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी ये मटीरियल आपको सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। तो मैग्नेटिक मटीरियल्स के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? जरूर पढ़ा होगा आपने। तो चुंबक होते हैं कि आप दूसरे चुंबक को लगाइए तो अपनी ओर खींच लेते हैं, और उसी में कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो कि रिपेल करते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी तेजी से, उनको हम फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं। तो पता लगाने के लिए कि मटीरियल कैसा है, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग काई, जिसको मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स की वैल्यू जो है, काई की वैल्यू जो है वो काफ़ी अधिक होती है, 1000-2000 समथिंग लाइक दैट, काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू इनकी नेगेटिव होती है। तो सुपर कंडक्टर्स की ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके लिए ये मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी काई जो हमने लिखा है ये -1 होती है। इसका मतलब क्या है, मैं भी आपको अभी 1 मिनट में समझाता हूँ कि इसका मतलब काई इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। तो इसमें क्या किया गया है कि रेजिस्टेंस का मान धीरे धीरे से टेम्परेचर जब कम करते जा रहे हैं, तो ये कंडक्टर मटीरियल है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, और फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू जीरो जो है ये बताती है कि यहाँ पर हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट पर पहुँच गए। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर चले जाएँ, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस जो है जीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ इसकी वैल्यू 5 होगी। तो ये मतलब हुआ कि अगर आपको सुपर कंडक्टिविटी देखनी है तो आपको मटीरियल को कूल करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, या मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी वैल्यू -1। तो अब इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं इस प्रॉपर्टी के, कि जैसे इसमें एक कर्व हमने यहाँ ये दिखाया है जिसमें ये MRI मशीन है। तो आप लोगों ने कभी मौका मिला है MRI मशीन देखने का? आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है MRI मशीन, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस MRI मशीन में क्या करते हैं कि इसमें बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपने शायद पढ़ा होगा कि क्या होता है कि अगर आप वायर ले लें और वायर को अगर गोल गोल घुमा लें और उसमें करंट फ्लो कराना शुरू करें, तो क्या होगा कि जैसे आप करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितनी करंट फ्लो करें। आप ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अगर मान लीजिए आपने जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है कॉपर वायर का बना हुआ है, तो कॉपर वायर का में जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो लॉस भी होगा I²R के कारण। तो आप जब ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो लॉस ज़्यादा होगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जल जाएगा, क्योंकि लॉस काफ़ी अधिक है, हीटिंग होगी, इससे जल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन करंट से ज़्यादा आप नहीं फ्लो कर सकते उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर कॉपर वायर का बनाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी वैल्यू 1 टेस्ला के, जबकि इस तरह का MRI करने के लिए जो फील्ड चाहिए हमको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो करीब करीब 5 या 6 टेस्ला के करीब होती है, काफ़ी ज़्यादा फील्ड है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, और सुपर कंडक्टिविटी की ये प्रॉपर्टी की R=0 होती है, वो प्रॉपर्टीज में यूज़ की जाती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं वो सुपर कंडक्टिंग वायर से बनाए जाते हैं, और उसमें जब करंट फ्लो होती है तो काफ़ी अधिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, 5 टेस्ला प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और उससे जो है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे एक दूसरा फिगर हमने यहाँ ये दिखाया है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए गए हैं जो कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जा रहे हैं। तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है कि हमें काफ़ी अधिक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, जिससे हम दो हाइड्रोजन एटम को पास ला करके उनको फ्यूज़ करके एनर्जी क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए भी जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है R=0। दूसरा जो हमने बताया है chi=-1, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो है नेगेटिव है। तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंचेगी बल्कि उसको रिपेल करेगी। तो रिपल्सन से क्या होगा कि उसका वेट बैलेंस हो जाएगा, ऊपर उठ सकता है, रिपल्सन दूर जाएगा। अगर आपने इसको ऊपर रखा है तो वो रिपेल होकर ऊपर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। तो जैसे यहाँ पर एक फिगर दिखाया, हम आपको एक अच्छी सी वीडियो क्लिप दिखाएंगे इसमें कि एक यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स है और ये मैग्नेट रखा हुआ है। तो ये मैग्नेट एकदम हवा में आके तैर रहा है बिल्कुल। तो ये इसलिए हुआ है कि इसमें मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इसकी -1 है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी की सारी रिपेल हो रही है। तो रिपल्सन के कारण जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो इसके वेट से बैलेंस हो रहा है और ये बिल्कुल एयर में आ गया। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके इस तरह के मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी अधिक स्पीड से 500 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल सकती हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जो है पटरियों से बिल्कुल नहीं होता। तो ये दूसरा इस्तेमाल है सुपर कंडक्टर्स का, जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन यूज़ किया गया है। और मैग्नेटिक लेविटेशन इसलिए आया है कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी की वैल्यू -1 है। और ये देखिए ये वायर्स लगाए गए हैं जिस पर सुपर कंडक्टिंग करंट जो है फ्लो हो सकती है। यहाँ पर भी R=0 की वैल्यू इस्तेमाल की गई है। तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कैसे सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर हुई। तो कंडक्टर्स में आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं सुपर कंडक्टर मटीरियल्स में, तो क्या होता है रास्ते में आयन से स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग के कारण हमको रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करना चाहेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो कम होती जाएगी और उससे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक तरह से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये काफ़ी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि अगर हम टेम्परेचर काफ़ी कम करते जाएँ तो क्या होगा। उस समय सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं हुई थी और किसी को पता नहीं था कि लो टेम्परेचर पर जाने पे क्या होता है। तो तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। तो एक अनुमान ये था कि चूँकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिसके कारण करंट मिलती है। तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सुस्त हो जाएंगे, मूवमेंट उनका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। दूसरा अनुमान ये लगाया गया कि तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसको कहते हैं हम लोग साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉन विल फ्रीज आउट बिकॉज दे आल्सो नीड सम एनर्जी। और आप एनर्जी दे नहीं रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट बंद होता जाएगा। एक उस समय का एक कॉन्सेप्ट था, ऐसा डेवलप करने की कोशिश करें। दूसरा अनुमान लोगों ने ये लगाया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो रास्ते में क्या होता है कि वो आयन से उसकी स्कैटरिंग होती है और जब टेम्परेचर आप कम करने लगेंगे तो स्कैटरिंग धीरे धीरे कम होगी क्योंकि आयंस के मूवमेंट्स कम होंगे। तो उससे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा क्योंकि स्कैटरिंग कम हो रही है और बेसिकली धीरे धीरे ऐसे कम होता जाएगा और अंत में जाकर के कहीं पर फाइनाइट वैल्यू पर रुक जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे जिनके कारण हमेशा स्कैटरिंग होती रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें सोची गई। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कोई मेजरमेंट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से लो टेम्परेचर, मान लीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना हो तो आप क्या करेंगे, बर्फ ले आएंगे, बर्फ में एक सैंपल को डाल करके मेजरमेंट कर सकते हैं कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और लो टेम्परेचर पे जाना होगा तो आपको और किस तरह से लिक्विड जाना पड़ेगा। तो हीलियम का टेम्परेचर, लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर काफ़ी लो हो सकता है, इसलिए इन्होंने पहला प्रयास ये शुरू किया कि हीलियम को लिक्विफाई करें किसी तरह से। तो हीलियम को अगर हम लिक्विफाई करेंगे तो काफ़ी लो टेम्परेचर मिल सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और जब इन्होंने हीलियम लिक्विफाई किया तो उसके बाद ये मर्करी मटीरियल्स का कंडक्टिविटी नापनी शुरू करी और इन्होंने देखा कि ना तो रेजिस्टेंस ऐसे ऊपर बढ़ रहा है ना ऐसे कम होकर के कांस्टेंट हो जा रहा है, बल्कि इसका रेजिस्टेंस एकदम से नीचे जाकर के 0 हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, 1911 में इन्होंने डिस्कवर किया और इनका कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सुपर कंडक्टिविटी खोजेंगे।
इनका आइडिया केवल ये था कि ये लिक्विड हीलियम को लिक्विफाई करेंगे और लिक्विफाई करने से इनको लो टेम्परेचर मिल जाएगा। तो उस लो टेम्परेचर से फिर ये नापेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इनको मिली कि इसका रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 0 हो गया। ये बिल्कुल नई स्टेट हो गई, चूँकि कंडक्टिविटी ऑलरेडी थी इसमें और अब इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो जस्ट अगेन इसको बताने के लिए इसका नाम रखा गया सुपर कंडक्टर्स। जैसे मैन सुपरमैन होता है ना, उस तरह से सुपर कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टिविटी जो है इसकी ऑलमोस्ट अब जो है एक तरह से लोगों को पता लग गया कि लो टेम्परेचर अगर कीजिए तो सुपर कंडक्टर्स मिल जाता है। तो तरह तरह के एफर्ट्स होने शुरू हो गए और बहुत सारे रिसर्च हुए 1910 से लेकर के 1975 तक, जिसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिले जिनकी की वैल्यू जो है सुपर कंडक्टिविटी जो है अलग अलग टेम्परेचर पे पाई गई। इसमें आप देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जैसे हमने बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर हमारा उस टेम्परेचर से कम है तभी हमको सुपर कंडक्टिविटी मिलेगी, अदरवाइज सुपर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इसमें 1975 तक भी एक मटेरियल खोजा गया जिसको नाइबियम जर्मेनियम 3 कहते हैं। तो नाइबियम जर्मेनियम 3 में सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर जो है वो करीब 23 केल्विन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज देखनी है तो आपको इनको कूल करना पड़ेगा 23 केल्विन के नीचे, अदरवाइज इसमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगी। फिर और भी डिस्कवरी होना शुरू हुई और तो ये लिक्विड्स हैं। जैसे रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन होता है और अगर हमको लिक्विड नाइट्रोजन पे हम देखें 77 के टेम्परेचर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन देखिए आपने बाय द वे कभी इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कूल करते हैं, उसका जो लिक्विड बनता है उसका टेम्परेचर 77 केल्विन होता है। अगर तो लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर जो है 4 केल्विन होता है। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो है वो 1987 में हुई, जिसमें ये दो साइंटिस्ट जिनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, बेर्नौल्ड एंड मुलर, इन्होंने एक नए मटेरियल्स खोजे जिनकी की सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है 77 के पे ही मिल जाती है। तो ये मटेरियल्स जो हैं वो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये याट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये मटेरियल्स हैं जिनकी की सुपर कंडक्टिविटी जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये 77 के लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है। तो अगर हम इस मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करेंगे तो हमको सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज मिलेगी। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि इन मटेरियल्स का उपयोग करके हम बना सकते हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। इसके बाद बहुत सारे और मटेरियल्स खोजे गए, हैलियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरी 1, जिनकी भी सुपर कंडक्टिविटी जो है इसमें। तो कैसे हम पाते हैं ये टेम्परेचर? तो जैसे कि हमने दिखाया, ये क्या होता है कि टेम्परेचर चूँकि लो है तो लो टेम्परेचर अगर आप रखेंगे तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे एकदम से फिर उसका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दीवार्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े थर्मस दीवार, जैसे थर्मस फ्लास्क आप यूज़ करते हैं उसी तरह से ये दीवार्स होते हैं, जिससे इनको एटमॉस्फेयर से आइसोलेट कर दिया जाता है और उसके अंदर ये लिक्विड रखते हैं और इस लिक्विड के अंदर हम अपना सैंपल डाल करके इनका टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर ले सकते हैं और फिर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज करनी होती है। आजकल इस तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस भी आने लगी हैं जिनको हम क्रायो कूलर्स कहते हैं। तो इन क्रायो कूलर्स में भी हम यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर जो है काफ़ी हम लो ला सकते हैं। तो जो डिवाइस हम बनाते हैं सुपर कंडक्टर मटीरियल्स की, और हम जब उनकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनको इस क्रायो कूलर के टिप पे यहाँ रख देते हैं और फिर इस डिवाइस को जैसे हम प्लग लगा देते हैं, इसका टेम्परेचर जो है सडनली डाउन होकर के 77 के या 80 के आ जाएगा। फिर हम उनकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को नाप सकते हैं। तो ये सब डिवाइसेज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। ये दूसरी डिवाइस दिखाई गई है, बहुत छोटी सी है, हैंड डिवाइस है। तो इसमें भी काफ़ी लो टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं।
तो इसमें लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है, बिना लिक्विड के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर सुपर कंडक्टिंग डिवाइस बनाएं तो या तो हम उनको लिक्विड में डिप करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में, या फिर हम उनको इस तरह का क्रायो कूलर्स यूज़ करेंगे जिससे कि हमें वो टेम्परेचर मिल जाए और हम सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज देंगे। तो जो हमने कहा उसकी मुख्य बात यह है कि आपको ये सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अगर देखनी है तो इसी तरह से उनको कूल करना पड़ेगा और इतना टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे हो, तभी हम सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। उसके साथ एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्रिटिकल करंट।